Good morning, my dear students. Students, we are continuing our previous topic, and the name of the topic is transport across plasma membrane. राइट आपको याद होगा कल मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक शुरू करवाया था और उसमें बताया था कि हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। दो मेन, एक फिज़िकल प्रोसेस था, एक बायोलॉजिकल था। कल हमारा फिज़िकल प्रोसेस ख़त्म हो गया था, आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। Biological process that help in the transport across plasma membrane, राइट। और मैंने ये भी बताया था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर भी हम दो सब हेडिंग्स में पढ़ेंगे इसको। एक है एक्टिव प्रोसेस और एक है बल्क ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो हम शुरू कर रहे हैं पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कल मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया था कि हम एक्टिव और पैसिव क्यों यूज़ करते हैं टर्म्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ होगा, राइट। दिस इज़ विद द यूज़ ऑफ एटीपी एनर्जी। और मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे? Here the molecules move from a region of low concentration to high। याद रखो यहाँ पे low concentration to high मूव करना है, राइट। तो अगर बेटा तो देखो हमें मूव करना होता फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, तो वो होता वो अलोंग द ग्रेडियंट। अब क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, मतलब जिसके पास कम है उसका भी छीन के हमने दूसरी साइड ले जाना जिसके पास ज़्यादा है, तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ही होगी, राइट। तो इसको बोलते हैं हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है डिफरेंस, राइट। So this is with the use of ATP molecules from low concentration to high, and it is against the concentration gradient. So also this occur with the help of carrier proteins or transmembrane proteins, or transmembrane proteins। क्योंकि इसमें एटीपी यूज़ होती है ना बेटा, तो एटीपी जो है वो कैसे कन्वर्ट होती है? एटीपी इज़ कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस पीआई। व्हाट इज़ एटीपी? एटीपी इज़ अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज़ एडीपी? एडीपी इज़ अडीनोसिन डाइफॉस्फेट। प्लस ये क्या है? प्लस पीआई इज़ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, inorganic phosphate। Okay, clear? So active transport, it is with the use of ATP. It is against the concentration gradient from low concentration to high। now अब है हमारे पास types of active transport। types of active transport दो तरीके से। एक है डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास पहले फर्स्ट डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बेटा इसमें क्या होगा? अब जो डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसमें जो एक्टिव, ये एक ऐसी तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें
एटीपी डायरेक्टली यूज़ होती है किसी भी मॉलिक्यूल को लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई लेके जाना, डायरेक्टली। इनडायरेक्ट नहीं यूज़ हो रही है। किसी मॉलिक्यूल को हमने लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में लेके जाना है तो उसमें एटीपी डायरेक्ट यूज़ होगी। सो इट यूजेस एटीपी डायरेक्टली to move molecule from low concentration to high। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई अगर लेके जाना है हमें, बट डायरेक्टली एटीपी यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसकी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है पहले, दैट इज़ सोडियम पोटाशियम पंप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम पोटाशियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सोडियम पोटाशियम पंप भी बोल सकते हैं हम इसको, राइट? क्लियर है ये चीज़? तो मैं आपको बता दूं बेटा, सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है ना, हमें सारे सेल्स के पास होता है। ऑल द एनिमल सेल्स हैव सोडियम पोटाशियम पंप इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस पंप? पंप इज एक्चुअली अ कैरियर प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर किस चीज़ की बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। तो वो प्रोटीन्स ही एक्चुअली पंप्स हैं, राइट? सो ऑल द एनिमल सेल्स हैव sodium potassium pump in their plasma membrane। okay, they have sodium potassium pump in their plasma membrane and ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी को यूज़ कर कर मूव कराएगा मॉलिक्यूल्स को। सो दिस पंप uses ATP to move molecules from low concentration to high। ओके, सो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई लेकर जाना है अगर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखो मैं आपको एक सोडियम पोटाशियम पंप ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? ये मैंने बीच में ऐसे प्रोटीन या पंप क्या तो बना रखा है। तो एक एटीपी यूज़ होने से, 1 एटीपी यूज़ होने से, स्टूडेंट्स ध्यान दो, 1 एटीपी यूज़ होने से 3 सोडियम जाते हैं बाहर और 2 पोटाशियम आते हैं अंदर। सो विद द यूज़ ऑफ 1 एटीपी, with the use of 1 ATP molecule, 3 sodium they move out of the cell, whereas 2 potassium they come inside। तो ये जो आप प्रोटीन देख रहे हो ना, ये वाला, ये सारा, ये सारा, इसको हम बोल सकते हैं, इसका एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज़ सोडियम पोटाशियम डिपेंडेंट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज। सो दिस इज an enzyme or a protein and its name is sodium potassium dependent adenosine ट्राइफॉस्फेटेज। तो अगर ये देखो, अगर एक एटीपी यूज़ होने से 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटाशियम अंदर आएंगे, तो इससे जो इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन होएगी वो नेगेटिवली चार्ज होएगी और बाहर की मेम्ब्रेन पॉजिटिव। ऐसे क्यों? आप बोलोगे कि मैम अंदर भी तो पॉजिटिव चार्ज ही आ रहा है, बाहर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर अंदर की मेम्ब्रेन नेगेटिव क्यों लिखें? बेटा इसलिए लिखेंगे बिकॉज अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि अब बाहर 3 सोडियम गए हैं और अंदर 2 पोटाशियम आए हैं, तो उसके कंपैरिजन में मैं ये कह सकती हूँ कंपैरिजन में कि अंदर की मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज है एज़ कम्पेयर टू बाहर, क्योंकि बाहर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज गया है, ना ही बाहर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, राइट? तो द पंप makes the membrane
positively charged outside and negatively charged inside. क्लियर? ओके. और मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो हमारा सेल होता है ना, वो अबाउट अपनी 1/3 ऑफ एनर्जी, अपनी सेल खुद की एनर्जी इस पंप को चलाने में लगा देता है. सेल यूजेज अबाउट 1/3 ऑफ एनर्जी इन रनिंग दिस पंप, राइट, इन रनिंग दिस पंप. अब इसका कोई बेनिफिट भी है कि नहीं इस सोडियम पोटेशियम पंप का? यस, इसकी यूजेस हैं हमारे पास. जो फर्स्ट यूज़ है दैट इट हेल्प्स इन यूरिन फॉर्मेशन. सेकेंड जो यूज़ है इसका, इस पंप का, दैट इज़ टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्स. थर्ड जो है दैट इट हेल्प इन द एक्सक्रीशन, help in excretion of salts in sea animals. बट जो सी बर्ड्स होते हैं ना, क्योंकि वो हमेशा ऐसे मैरीन कंडीशंस में रहते हैं, तो ऐसे मैरीन कंडीशंस के उनमें बहुत एक्सेस ऑफ सॉल्ट होता है, तो वो एक्सेस ऑफ सॉल्ट अपनी नेज़ल ग्लैंड के थ्रू रिलीज़ कर देते हैं, क्योंकि उनके नेज़ल ग्लैंड्स के ऊपर कैसे पम्प्स होते हैं, दैट इज़ सोडियम पोटेशियम पम्प्स. तो डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट हमने एग्जांपल ली है सोडियम पोटेशियम पंप की. अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड एग्जांपल, दैट इज़ कैल्शियम ATPase पंप. कैल्शियम ATPase पंप. ये पंप कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? ये जो पंप है वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? या मेम्ब्रेन के ऊपर किसकी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये क्या चीज़ है? अब ध्यान दो. मान लो ये सेल है, मान लो ये मसल का सेल है. मसल के सेल के अंदर जो भी रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी ना, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है. क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. तो मसल की सेल के अंदर जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, उसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ये पंप कहाँ पे प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है. सो दिस इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके. और ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है कैल्शियम बाय द यूज ऑफ ATP, राइट. सो इट मूव्स और ट्रांसपोर्ट्स कैल्शियम by the use of ATP. So it is again a active process, राइट. तो बेटा जब कैल्शियम मूव करता है कहाँ से? देखो, अगर कैल्शियम साइटोसोल, बेटा ये रीजन क्या होता है? ये वाला देखो, ये सारा साइटोप्लाज्म ही है, लेकिन अगर मैं साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेलिज माइनस कर दूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल. तो अगर कैल्शियम मूव कर रहा है फ्रॉम साइटोसोल टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो यहाँ से अगर कैल्शियम अंदर मूव कर रहा है, कैल्शियम, व्हेन कैल्शियम मूव्स फ्रॉम साइटोसोल टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन मसल होती है रिलैक्स. याद रखना ये बात. देन मसल सेल रिलैक्सेस, देन मसल सेल
relaxes. Okay, and when calcium moves from sarcoplasmic reticulum to cytosol, then muscle क्या होती है बेटा? contract. Then muscle cell shows contraction, so it contracts. Okay, I think it's clear now. जब कैल्शियम मूव करता है फ्रॉम साइटोसोल टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होती है रिलैक्सेशन. जब कैल्शियम मूव करता है फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू साइटोसोल तब होती है कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट एक्टिव पंप होता है ख़त्म. अब हम बात करेंगे सेकेंड, दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्टिव पंप. इनडायरेक्ट एक्टिव पंप समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ. सपोज़ करो मैं कहीं पे जा रही हूँ, एक्टिवा पे जा रही हूँ कहीं पे, और रास्ते में कोई मुझे स्टूडेंट मिल गया और बोला कि मैम मुझे भी यहाँ पर छोड़ आओ. तो मैंने उसको भी बिठा लिया. तो वो क्या हो गया? मैंने अपनी एनर्जी अपने के लिए यूज़ करी थी, लेकिन कोई दूसरा मॉलिक्यूल मेरे साथ ही एंटर कर गया. तो उसमें डायरेक्ट एटीपी यूज़ नहीं हुई है दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, सिर्फ पहले मॉलिक्यूल के लिए यूज़ हुई है. तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्टिव पंप. सो व्हाट मैं क्या लिखूँगी? व्हेन some other molecule or substance combine with some another pump and pass along with it. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लूँ, अगर सपोज़ करो ग्रेडियंट सेट था ट्रांसपोर्ट होने के लिए ग्लूकोज, ग्रेडियंट उसके लिए सेट था, लेकिन मूव करने शुरू कर गए अमीनो एसिड्स भी. फॉर एग्ज़ाम्पल द ग्रेडियंट इज़ सेट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, but it is also used to transport amino acids. तो देखो जो ग्रेडियंट था वो किसके लिए सेट था? ओनली ग्लूकोज के लिए. बट यूज़ किसके लिए भी होना शुरू हो गया साथ साथ में? यस, वो यूज़ होना शुरू हो गया अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो अमीनो एसिड्स के लिए एनर्जी नहीं लगी है. एनर्जी जो यूज़ हुई थी ग्रेडियंट सेट करने के लिए वो तो हुई थी ग्लूकोज के लिए, लेकिन उसके साथ जाना शुरू हो गए. तो दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा एक्टिव प्रोसेस ख़त्म. अब हम बात करेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट की. बल्क ट्रांसपोर्ट, तो बल्क ट्रांसपोर्ट आगे दो तरीक़ों से होता है. एक होता है एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर मूव करना. एक होता है एक्सोसाइटोसिस, मतलब सेल के बाहर मूव करना. एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस. हम पहले इसमें से डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस. बेटा यहाँ पे बल्क लिखा है तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात हम करते होते हैं जाने के लिए अंदर. जैसे लिक्विड चला गया, सॉलिड फूड चला गया, हम एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे. तो हम पहले बात करेंगे एंडोसाइटोसिस की. बेटा एंडोसाइटोसिस इटसेल्फ भी दो तरह की है, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस. तुम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिनोसाइटोसिस. बेटा पाइनन का मतलब होता है लिक्विड, राइट? तो पिनोसाइटोसिस को मैं बोल सकती हूँ इट इज़ सेल ड्रिंकिंग. तो पिनोसाइटोसिस वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट एडवर्ड इन अमीबा. सी ये देखो, ये अमीबा, यहाँ पे ये लिक्विड चीज़ पड़ी है बाहर. तो अमीबा ने क्या करा, सबसे पहले
इन्वेजिनेशन कर ली। बेटा इन्वेजिनेशन होता है अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मूव कर लिया। देखो देखो ध्यान से देखो, तो लिक्विड ये पड़ा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इन्वेजिनेट करना शुरू कर दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो रही है, देखो बहुत अंदर तक इन्वेजिनेट हो गई, ये देखो। एंड फाइनली इट निप्स ऑफ। निप्स ऑफ मतलब ऐसे कट जाएगी और क्या बना देगी, ये देखो अंदर ऐसे वैक्यूल बन गया। इसको हम बोलेंगे पिनोसाइटिक वैक्यूल। पिनोसाइटिक वैक्यूल बन गया। अब इस वैक्यूल की क्या हो जाएगी बेटा, डाइजेशन हो जाएगी। सी यहाँ पे एंजाइम्स, ये जो है पिनोसाइटिक जो वेसिकल बनी है अंदर वैक्यूल बना है वो फ्यूज़ हो जाएगा विद द लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम में बहुत सारे ऑर्गेनेलिज बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो इसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद जो चीज़ें हैं, जो फूड है, जो मटेरियल है, एनर्जी है, वो बाहर मूव करेगी, मतलब सेल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। तो पहले लिक्विड, फिर ये इनवैजिनेशन, यहाँ पे सेकंड स्टेप में इनवैजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन, बट मैं पीएम लिख रही हूँ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड फाइनली इट निप्स ऑफ एंड देन पिनोसाइटिक वैक्यूल एंड देन डाइजेशन अकर्स. So it is commonly called as cell drinking and it was observed by scientist Edward. In amoeba. Clear? Second is इसी में ही फैगोसाइटोसिस. बेटा याद है मैंने बताया था एंडोसाइटोसिस दो तरह की है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. हम बात कर रहे हैं अभी फेगोसाइटोसिस की. इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग. सेल ईटिंग तो सेम ही है, डायग्राम बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे बस सॉलिड फूड पड़ा है. सेम वैसे ही मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होगी, ये सॉलिड फूड फाइनली इनसाइड आ जाएगा. अब जो वैक्यूल बनेगा उसको मैं क्या बोलूँगी, इट इज़ फैगोसाइटिक वैक्यूल. फिर उसकी डाइजेशन होगी और फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म, राइट. सो फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग में सॉलिड फूड की बात हम करते होते हैं. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट नेम्ड एज मेटनिकॉफ. Right? So this was about phagocytosis and pinocytosis. Students, अब हम बात करेंगे फेगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस के बाद, मतलब हमने ये एंडोसाइटोसिस डिस्कस करा है. अब सेकंड पार्ट डिस्कस करना रहता है इसका, दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस. ये डिस्कस करेंगे. सो सेकंड इज एक्सोसाइटोसिस. बेटा एक्सो होता है आउटसाइड, सेल के बाहर रिलीज़ करना, एक्सोसाइटोसिस, राइट. सो एक्सोसाइटोसिस मीन्स द सेल releases materials like, वो क्या हो सकता है मटेरियल, लाइक वेस्ट हो सकता है, हार्मोन भी तो हो सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं वेस्ट ही हो. हार्मोन, यूजफुल प्रोटीन्स. यूजफुल प्रोटीन्स जैसे मैं आपको बता दूँ कोलाजन प्रोटीन होता है. ये सारी चीज़ें सेल एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर रिलीज़ कर देगा दूसरे सेल्स को. तो ये देखो, सपोज ये सेल है, सेल के अंदर ये वाला मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है. ये देखो, ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. सो दिस इज़ मटेरियल टू बी ट्रांसपोर्टेड. ओके. सो मटेरियल जो है वो यहाँ पे स्टोर हुआ है वैक्यूल में, वेसिकल में. तो अब ध्यान से देखो, ये वैक्यूल कहाँ पे मूव कर गया. देखो, दिस वैक्यूल मूव्स टू द पेरिफेरी. वैक्यूल मूव्स टू पेरिफेरी मतलब साइड पे, राइट.
फिर उसके बाद देन देखो ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल के साथ फ्यूज़ कर जाएगी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। वैक्यूल की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाएगी तो एक कॉमन पैसेज सा क्रिएट हो जाएगा और मटेरियल सारा बाहर। सो कॉमन पैसेज इज क्रिएटेड। So material is transported. Material is transported. तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेम्ब्रेन की फ्यूजन होगी। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल एंड ऑफ सेल गॉट फ्यूज्ड to form a common passage. तो मैं इसको ये कह सकती हूँ सेल वॉमिटिंग, यस, क्योंकि मटेरियल बाहर रिलीज हुआ है। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग, फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग और एक्सोसाइटोसिस को सेल वॉमिटिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट आवर टॉपिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं एक ब्रीफ सी आपको बात बता रही हूँ कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। बेटा हमने इसमें ये पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्ट होती है वो दो तरीके से होएगी, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कंप्लीट कर लिया था और हमने डिफ्यूजन के अंदर लिपिड मैट्रिक्स के थ्रू और चैनल्स के थ्रू डिस्कस करा था। वो चैनल्स वोल्टेज गेटेड थे, मैकेनिकल गेटेड थे, लाइट गेटेड थे, लाइगेंड गेटेड थे। फिर हमने ऑस्मोसिस करी। ऑस्मोसिस के अंदर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक पढ़े। फिर हमने आज बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू करा, उसमें हमने एक्टिव प्रोसेस और बल्क ट्रांसपोर्ट डिस्कस करा। एक्टिव प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट के अंदर दो पंप्स पढ़े, कैल्शियम पंप और सोडियम पोटेशियम पंप। और अभी हमने बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर दो चीज़ें, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर दो, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस हमने अकेला अभी डिस्कस करा है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा यहाँ तक का टॉपिक, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। हमारी नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल शुरू हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। तो आपको याद है ना, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। हम सेल वॉल पढ़ चुके, हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके, हम सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके और साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म एक बार शुरू हुआ मतलब ऑर्गेनेलिज शुरू हो जाएंगे। ओके।